नाइसली एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप कर लिया, एक ग्राउंड डेवलप कर दिया कि एआई डे बाय डे इतनी तेजी से एडवांसमेंट इसमें हो रही है कि देयर इज नो वे आउट, देयर इज नो एस्केप। इफ यू आर रिसर्चर तो देयर इज नो वे कि आप एआई के बगैर अपनी रिसर्च। नाउ सबसे पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की मैं पूछ लूं कि एआई से रिलेटेड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन एंड प्लीज डू टेल मी अगर स्क्रीन शेयर ना हो तो। जी, ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ ये प्रेजेंटेशन वाली, एक दफ़ा बता दें मुझे। जी सर, इट्स क्लियर। ओके, थैंक यू। Yes, sir, it's clear. ओके, गुड। तो टू स्टार्ट विद आई वुड लाइक टू आस्क कि आप लोगों की क्या जनरली, क्या जो स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलरली, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस प्रेजेंटेशन से और एआई से? यूजुअली या प्लीज समवन मोर। अस्सलाम। अच्छा जी जी। सर, मैं ये वेबिनार इसलिए ज्वाइन किया है कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे ये लगता है कि इसमें डूज एंड डोंट्स ऑफ एआई के रिसर्च में कहाँ पे यूज करना है और कहाँ पे नहीं करना, मैं ये इसमें सीख सकूंगा। थैंक यू। तो वी हैव अ लाइन टू स्टार्ट विद। यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस जो एआई से होती हैं, दे आर मोर लाइक दिस, वी विल just write one line and we'll get everything done. So that's not AI, that's actually magic. So we are not here to teach magic, or for people like them, we have a disclaimer that we don't teach magic. So what is the agenda of today's workshop? I won't say it a workshop because इतना टाइम नहीं है कि हम सारे टूल्स जिनका जिक्र करें उनके हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कर सकें। चीदा चीदा जो टूल्स हैं उनकी हम इसमें थोड़ी बहुत एग्जांपल्स को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ताकि एक दफ़ा टूल्स को यूज़ कैसे करना है, जिन्होंने पहले बिल्कुल यूज़ नहीं किया उनको भी कुछ पता चल जाए। तो एट मेजर इस प्रेजेंटेशन के 3 एजेंडाज हैं। नंबर 1, आई विल ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड इन लाइक 7 to 10 मिनट्स कि ट्रेडिशनल रिसर्च फ्लो क्या है, ट्रेडिशनल रिसर्च फ्लो में क्या क्या मुश्किलात हैं, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि एआई ऑगमेंटेड रिसर्च फ्लो किस तरह से ट्रेडिशनल वर्क फ्लो की मुश्किलात को कम करने में, किसी हद तक ख़त्म करने में मदद करता है। तीसरा, एज समवन राइटली सेड, शम्स साहब ने कहा कि डूज एंड डोंट्स। तो एआई टूल्स को कैसे यूज़ करना है by creating a nice balance between ethical concerns and efficiency. इस नंबर पे हम इस पे बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रेडिशनल रिसर्च फ्लो, ऑलमोस्ट 12 स्टेप्स हैं जो सोशल साइंसेस की रिसर्च में फॉलो किए जाते हैं। ऑफ कोर्स जो लोग, अगर किसी ने नेचुरल साइंस से किसी ने ज्वाइन किया या फिजिकल साइंस से, उसके लिए भी ये रिसर्च फायदेमंद है, ये हमारी प्रेजेंटेशन फायदेमंद होगी। लेकिन पर्टिकुलरली जो ये ट्रेडिशनल रिसर्च फ्लो है, ये मैंने सोशल साइंस के रिसर्च मेथोडोलॉजी को देखते हुए बनाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद लिटरेचर रिव्यू, एंड लिटरेचर रिव्यू हेल्प्स अस आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। और सेकेंडली, एट सेकेंड स्टेप, on the basis of problem identification, we design our research. जब एक रिसर्च डिजाइन हो जाता है तो तीसरे नंबर पे उस रिसर्च डिजाइन को परफॉर्म करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, व्हाट वी डू इज वी कलेक्ट डेटा। समटाइम ये डेटा ऑब्जर्वेशनल होता है, समटाइम्स ये डेटा सेकेंडरी होता है,
समटाइम्स ये डेटा एक्सपेरिमेंटल होता है. आफ्टर दैट वी क्लीन ओवर डेटा. ठीक है, और डेटा क्लीनिंग की भी डिफरेंट तरीके हैं, आपको पता है. देन वी एनालाइज ओवर डेटा. इन सोशल साइंस वी यूज वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, be it qualitative or quantitative research. Then we visualize the data as well to crack the patterns and changes over time. At step 7, what we do is we try to draft our paper, that is called draft 0. Then we do referencing and citations. Then we check grammar and plagiarism. After the manuscript is finalized, we actually select our journal, then peer review process goes on, and final submission is there. अब ये सारे स्टेप्स में काफ़ी जगह पे हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और इस प्रेजेंटेशन का मकसद ये है, इस वर्कशॉप का आप कह लें, कि आई वांट टू डिलीवर समथिंग कि जिससे आप ये सीख सकें कि इन मुश्किलात को हम कैसे ख़त्म, या बहुत सारे मौक़ों में ख़त्म नहीं लेकिन कम कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेप, लिटरेचर रिव्यू एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. तो ट्रेडिशनल वर्कफ्लो में जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, दिस स्टार्ट्स विद ब्रेनस्टॉर्मिंग. अगर आप स्टूडेंट हैं तो सुपरवाइजर की गाइडेंस से होता है, और मैनुअल सर्च ऑन गूगल स्कॉलर, स्कोपस एंड सो ऑन, डिफरेंट लाइब्रेरीज को हम पढ़ते हैं. आई फॉरगॉट टू आस्क वन थिंग. Is there anyone who cannot understand Urdu? Irfan, is there any foreigner? Then we'll keep our medium English. Otherwise, I will keep on. That's सब सारे हमारे लोकल हैं, तो उर्दू is quite good. Okay, great. तो ये कुछ challenges हैं literature review में. Challenges क्या हैं? कि ये time consuming होता है, because manually papers को पढ़ना, उनमें से चीज़ों को point out करना, that is time consuming. Then overwhelming volumes of literature. इतने ज़्यादा literature को फिर मैनेज करना, उसमें से डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, रिसर्च गैप्स को फाइंड करना इज डिफिकल्ट. और फिर ऑफ कोर्स ब्रेन की कुछ लिमिटेशंस हैं. इतने लिटरेचर में से आप लाजमी नहीं सब चीज़ें पढ़ लें. यू मे मिस सम इमर्जिंग ट्रेंड्स और सम इम्पोर्टेंट रिसर्च गैप्स. तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं ट्रेडिशनल वर्कफ्लो के लिटरेचर रिव्यू में. देन इज रिसर्च डिज़ाइन. तो रिसर्च डिज़ाइन इज यूजुअली based on our prior experience, standard textbooks or very popular highly cited papers, and trial and error. Then again इसमें challenges क्या हैं कि every researcher is expert in 1, 2, 3 or maybe 5 popular research methods, और हमारे कुछ confirmation biases होते हैं, कुछ knowledge limitations होती हैं. जब हम अपने ही नॉलेज से रिसर्च को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो हम उन्हीं मेथोडोलॉजीज के अंदर रह के सोच रहे होते हैं जो हमें पहले से आती है. ऐसा हो सकता है एंड मुमकिन है कि जो रिसर्च डिज़ाइन हम बनाने जा रहे हैं वो उस रिसर्च क्वेश्चन के लिए सूटेबल ना हो जिसको हम एड्रेस करने जा रहे हैं, एंड दैट हैपन्स जस्ट बिकॉज ऑफ आवर नॉलेज लिमिटेशन. और मे बी हमारा जो प्रायर नॉलेज है या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की चीज़ें हैं वो सूटेबल ना हो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. देन कम्स data collection. In data collection, what we usually do is surveys, we do lab experiment, field work. और इसमें challenges क्या हैं कि manual data entry में बहुत ज़्यादा errors होते हैं, low response rate भी होता है, data को feed करना, clean करना is time consuming. Then data cleaning, usually data Excel में, या जो social sciences के students हैं वो SPSS Stata में इसको clean करते हैं. So that is time consuming, prone to like again missing values को treat करते हुए लोग गलतियां कर देते हैं. prone to mistake है, ये tedious है. It requires like enormous time, enormous effort. And data analysis में again of course we have different softwares, SPSS, qualitatively NVivo है, language में R है, Python है, even Excel भी अब is quite well equipped. मगर इन चीज़ों की प्रोग्रामिंग और कमांड्स को खुद से याद रखना और खुद से सीखना is a challenge. तो that challenge is now being solved by AI. Then visualization, usually visualization के लिए लोग Excel में ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं, but again बड़े डेटा को, मल्टी डायमेंशनल डेटा को हैंडल करना, sometimes
एक एक्स वाई प्लेन है, अगर उसमें आपने एक पॉइंट से एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में आप दो ही डायमेंशंस ऑफ ए पॉइंट को शो कर सकते हैं, बट एआई के साथ आप डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स बना सकते हैं कि एक एक्स वाई प्लेन में, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 3 डायमेंशनल ग्राफ्स, बट एक एक्स वाई प्लेन में 2 एक्सिस के साथ आप किसी चीज की 5 से 6 डायमेंशंस को शो कर सकते हैं, लाइक बबल चार्ट। बबल चार्ट में आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से 2 डायमेंशंस को शो कर लेते हैं, बबल के साइज से तीसरी को, बबल के कलर से चौथी को, बबल की डिजाइनिंग से पांचवी को। तो बट ऐसे चार्ट्स को एक्सेल में बनाना या सिंपल प्रोग्रामिंग से बनाना इज डिफिकल्ट। Then drafting paper, of course, usually how we draft our paper is on MS Word or LaTeX, लेकिन इसकी मैनुअल फॉर्मेटिंग टाइम कंज्यूमिंग है अगेन, और यूजली ड्राफ्ट करते हुए हम एक ही दफ़ा सारा पेपर नहीं लिखते, इट टेक्स सम डे। तो जो राइटर होता है वो डिफरेंट मूड्स में लिखता है, और हो सकता है कि कभी उसकी टोन ज़्यादा फॉर्मल हो, कभी ज़्यादा फॉर्मल ना हो, तो एक इनकन्सिस्टेंसी भी आ जाती है, और वो इनकन्सिस्टेंसी यूजली वो ऑथर खुद से ट्रैक नहीं कर पा रहा होता। उसकी वजह ये है कि ऑथर को हमेशा अपना पेपर ठीक लग रहा होता है, और जो काम आप रिसेंटली कर रहे होते हैं उसको बार बार पढ़ने के बावजूद भी आपको सिंपल स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नजर नहीं आ रही होती, बिकॉज द प्रॉब्लम इज यू आर रीडिंग वन लाइन बट योर माइंड इज ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन। तो ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भी एआई हेल्प कर रही है। देन रेफरेंसिंग साइटेशन में यूजली मैनुअल की जाते हैं, और मैनुअल साइटेशन वगैरह बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर्टिकुलरली तब जब हमने अगर एक आउटलेट से पेपर किसी दूसरी आउटलेट में जर्नल में सबमिट करना है, तो अगेन यू हैव टू रीराइट ऑल योर रेफरेंसेस, दैट इज क्वाइट टीडियस, टाइम कंज्यूमिंग एंड cumbersome. देन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड प्लेजरिज्म, ऑफ कोर्स जो आज से अगर आप एआई आने से पहले 3-4 साल पहले देखें, तो बहुत अच्छे प्रोफेसर जो आमतौर पर जब स्पीचेस देते हैं तो वो इंग्लिश में बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, वो अपने पेपर की जो प्रूफ रीडिंग है वो प्रोफेशनल प्रूफ रीडर से करवाया करते थे, या इंग्लिश लिंग्विस्ट जो लोग हैं उनसे करते थे। तो लेकिन अब एआई की वजह से वो भी मसाइल खत्म हो गए हैं। Then general selection is a difficult task. Based on your research work, you select a suitable journal, and sometimes when you just submit your paper in that suitable journal, you just get an email within an hour कि आपका पेपर हमारे जर्नल के स्कोप में नहीं आता, सॉरी, पेपर बहुत अच्छा है, आप कहीं और ट्राई करें। तो समटाइम्स जिस एक्सपेक्टेशन के साथ हम अपने पेपर को किसी जर्नल में सबमिट करते हैं वो पूरी नहीं होती। तो कभी कभी ये एडिटर की बायसनेस भी हो सकती है, या उसकी अटेंशन और प्रायोरिटीज किसी और टॉपिक पे चली गई होती है, लेकिन कभी कभी हमारी जर्नल सिलेक्शन में भी इशू होता है। बीइंग ह्यूमन वी आर बाइज्ड, हमारे कुछ जर्नल्स होते हैं जिन्हें हम आइडलाइज करते हैं, वेयर वी वांट टू पब्लिश, तो हम हर दफ़ा वहाँ पे ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी वो सूटेबल नहीं होता हमारे जर्नल के लिए और वो हमारे पेपर के लिए। तो एआई हेल्प्स अस फाइंडिंग अ बेटर आउटलेट फॉर आवर रिसर्च। देन पीयर रिव्यू प्रिपरेशन में आमतौर पे बार बार कमेंट्स को हम जो हमारे पेपर पे कमेंट्स आते हैं पीयर रिव्यू से, उनको राइट करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, मैनेज करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। ऑल ऑफ देम हु हैव पब्लिश्ड वर्क दे नो। तो एआई इसको स्मूथ करता है, एंड फाइनली वी रिसबमिट। तो नाउ हाउ एआई एक्चुअली हेल्प्स अस। अब हम स्टेप 1 से चलेंगे, ये 12 स्टेप्स हैं। ऑफ कोर्स टाइम लिमिटेशन की वजह से हम सारे स्टेप्स में एआई कहाँ कहाँ पे यूज होती है उसको जिक्र नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले विल स्टार्ट विद लिटरेचर रिव्यू एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। डिफरेंट टूल्स हैं जो लिटरेचर रिव्यू में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आई वुड से कि यू कैन नॉट, स्टूडेंट्स की जो एक्चुअल इंटेंशंस होती हैं, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि दे वांट कि हम चैट जीपीटी में लिख दें कि ये मेरा टॉपिक है, इसका लिटरेचर रिव्यू बना दो, और ऑफ कोर्स वो बना देते हैं, बट द प्रॉब्लम इज उससे लर्निंग बिल्कुल जीरो हो जाती है और चैट जीपीटी रॉन्ग रेफरेंसेस भी देता है। तो किस तरह से हमको एथिकल बाउंड्रीज में रहते हुए एकेडमिक लर्निंग को भी, हमने उसकी लर्निंग कर्व को भी हाई रखना, और एआई से भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, और अपनी एफर्ट को हमने मिनिमाइज करना, और वो टाइम हमने मजीद प्रोडक्टिव कामों में लगाना है। तो पहला टूल जो लिटरेचर रिव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है रिसर्चर्स की इज रिसर्च रैबिट। रिसर्च रैबिट क्या करता है? रिसर्च रैबिट इज अ टूल जहाँ पे आप अपना रिसर्च टॉपिक लिखते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड
मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर्स वो आपको बता देता है, और जो उस टॉपिक का सेमिनल या सेंट्रल पेपर होता है मोस्ट साइटेड, उस पेपर को वो सेंटर में रख के बाकी जिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स ने उनको साइट किया होता है उनका आपको एक नेटवर्क बना देता है, जिससे आपको हेल्प मिल जाती है कि इस पेपर को जिसको मैंने एक बेस पेपर बना के चल रहा हूँ, इसको मजीद कितने लोग साइट कर रहे हैं, और बाकायदा जो उस नेटवर्क में नोड्स होते हैं वो बताते हैं कि इससे मजीद कितने इमर्जिंग ट्रेंड्स निकल रहे हैं. नाउ आई हैव स्क्रीनशॉट हियर टू शो, यू विल गेट इट. ये रिसर्च रैबिट, आप अपने रिसर्च का टॉपिक लिखते हैं, आप देख रहे होंगे कि ये आपको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, नजर आए शायद. ज्यादा जूम हो गया. ये देख सकते हैं सब ठीक से? तो जी सर, ये क्लियर है. जी देखिए, अब ये रिसर्च रैबिट में जब मैंने अपना टॉपिक लिखा तो मैंने उसने मुख्तलिफ पेपर्स दिए. ये लेफ्ट साइड पे मैंने एक पेपर को सिलेक्ट किया कि ये मेरा मोस्ट रेलिवेंट पेपर है, उसने इस पेपर को ग्रीन कर दिया, और आप देख रहे हैं कि वो बता रहा है कि ये जो शाही 2023 पेपर है, दिस इज रेलिवेंट टू स्टीवर्ट 2019, वो 2019, पान 2021, सू 2020. और आप अगर देखें तो ये जो ओवरऑल एक नेटवर्क बन रहा है इन पेपर्स का, इसमें से फर्दर नेटवर्क भी इमर्जिंग ट्रेंड्स भी निकल रहे हैं. इनमें जो डिस्टेंस है दो नोड्स का आपस में, वो बता रहा है कि रेलिवेंस कितनी है इस काम के साथ, उस काम की जिसको सेंट्रल रखा गया. तो आप देखें कि ये अलहदा से भी एक इसी काम से मुतल्लिक एक, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ बार बार, ये एक अलहदा से एक नेटवर्क बन रहा है जो कि ये सारे पेपर्स आपस में क्लोजली लिंक्ड हैं, लेकिन इसके साथ भी हल्के फुल्के लिंक्ड हैं. लेकिन जो ये सारे पेपर हैं ये आपस में वेरी क्लोजली लिंक्ड है. आप इसमें से जिस पे क्लिक करेंगे ऑन राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन आपको वो रिसर्च पेपर वो दिखा देगा, और आप उसकी समरी वगैरह पढ़ सकते हैं. अच्छा, अब आई वांटेड कि मैं आप लोगों से पूछ लूं कैसे चलें, कि जैसे मैंने रिसर्च रैबिट का जिक्र किया, अब आपको मैं रिसर्च रैबिट खोल के परफॉर्म करके भी दिखाऊं इस पे कुछ, ऐसे ठीक रहेगा, या एक दफा प्रेजेंटेशन खत्म करके बाद में सारे टूल्स मैं आपको यूज करके दिखाऊं? सर अगर साथ साथ हो जाए तो सही होए. ओके ग्रेट. तो Sir, I think if you show us after the presentation, it would help us. ओके चलें, इसको अब ये है कि मैंने सारे टूल्स खोले हुए हैं, यू कैन सी कि अगर ऐसे अच्छा लगे तो ऐसे चलते रहेंगे. अब ये रिसर्च रैबिट मैंने खोला हुआ है, मैंने ऑलरेडी इसको लॉगिन किया हुआ है. ये देखिए यहाँ पे मैं कोई भी एक रिसर्च पेपर यहाँ पे लिख देता हूँ. ओके, ये 2015. अब ये यहाँ पे आप टॉपिक भी लिख सकते हैं, बाय द वे. टॉपिक वो पेपर आपको खुद निकाल देगा से. ये मैंने हासिल 2015 का पेपर का टाइटल यहाँ लिखा. अब जिस पेपर को मैं सिलेक्ट करूंगा वो मुझे बताएगा कि इस पेपर का इससे क्या लिंक बन रहा है, कौन सा पेपर किसको साइट कर रहा है. ये नजर आ रहा है आपको कि कैसे ये उन नेटवर्क्स को शो कर रहा है कि ये पेपर साइट कर रहा है इस पेपर को, और आगे इस पेपर ने इसको साइट किया. तो डायरेक्टली इन दो पेपर का आपस में लिंक नहीं है, इसका और इसका, लेकिन थ्रू दिस पेपर इनका आपस में लिंक बन रहा है. इसका मतलब है कि अगर आप ये वाला काम पढ़ रहे हैं, आपके लिए ये काम पढ़ना जरूरी है, लेकिन इससे हल्की सी इसकी सब डायमेंशन इस तरफ भी आ रही है, और जो डिस्टेंस है एक पेपर से दूसरे रिसर्च पेपर का, वो आपको बता रहा है कि ये इससे क्लोजली लिंक्ड है या थोड़ा सा इसका इससे लिंक दूर है. और जिस पेपर पे आप क्लिक करेंगे, ये राइट साइड पे आपको उसके जर्नल का नाम, उस पेपर के ऑथर्स का नाम और उसका एब्स्ट्रैक्ट शो हो जाएगा. तो यहाँ से आप लिटरेचर रिव्यू जब कर रहे हो, आप वो पेपर्स जो क्लोजली लिंक्ड हैं और मोर और लेस सेम रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं, उनका लिटरेचर आप रिसर्च रैबिट से निकाल सकते हैं. देन लिटरेचर रिव्यू में रिसर्च रैबिट के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टूल है, दिस इज कॉल्ड illicit.ai. Illicit is a fantastic tool. What you can do with Illicit is कि
बैक इन 2011 जब मैंने अपना एमफिल का थीसिस मैं कर रहा था, तो मेरे सुपरवाइजर मुझे कहा करते थे कि एक एक्सेल की शीट बना के लाएं जिसमें हर कॉलम आपके लिटरेचर की एक फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा हो और हर रो एक पूरे रिसर्च पेपर को रिप्रेजेंट कर रही है। और तब मुझे ये बड़ा मुश्किल लगता था कि एक कॉलम में मैंने लिखना है कि रिसर्च पेपर का टाइटल क्या है, दूसरे में मैंने लिखना है कि रिसर्च पेपर का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है जिसको ये एड्रेस कर रहा है, तीसरे में मैंने लिखना है कि इसने डेटा एंड मेथोडोलॉजी कौन सी यूज़ की है, चौथे में मैंने उसकी फाइंडिंग्स लिखनी है, पांचवें में मैंने उसकी समरी लिखनी है। तो हर पेपर की ये सारी चीज़ें मैंने डिफरेंट रोज में लिखी हैं। इलिसिट ये चीज़ें ऑलरेडी आपको करके दे दी, जैसे कि यहाँ पे मैंने इलिसिट का डिस्प्ले बनाया। आप यहाँ पे इलिसिट खोल के अपना रिसर्च टॉपिक लिखते हैं और उससे नीचे वो आपको उससे रेलिवेंट काफ़ी सारे पेपर दे देता है, और सिंपली नहीं, वो आपको वही शीट बना के देता है जिसका मैंने भी जिक्र किया। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये इलिसिट खोला हुआ है, ये अब ask a research question to search and explore academic literature. For example, trends of economic growth in Asia. आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड पे उसने कितने सारे पेपर्स दे दिए इस टॉपिक से रेलेवेंट, नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। और पहला कॉलम जो ये कॉलम है, ये पेपर शो कर रहा है कि पेपर क्या है, और अगला कॉलम उसकी समरी शो कर रहा है। और हम यहाँ से क्लिक करके अपनी मर्जी का कस्टमाइज कॉलम भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐड कॉलम में मैं उसे जाके कहता हूँ कॉलम नेम मेथड, और इंस्ट्रक्शंस में मैं उसे कहता हूँ कि मेंशन द इकोनोमेट्रिक मेथड यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस। ऐड कॉलम, अब देखें मैंने ऐड कॉलम किया और आप देख रहे हैं कि वो मेथड का कॉलम बन गया ना, और हर पेपर में कौन सा मेथड यूज हुआ है उसको वो इस कॉलम में रिपोर्ट कर लेगा। जैसे कि ये देखें, ये वो बता रहा है कि ग्रोथ अकाउंटिंग फ्रेमवर्क मॉडल ऑफ कंडीशनल कन्वर्जेंस, ये मेथड यूज किया इन्होंने। मैं एक और कॉलम ऐड कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल डेटा, और मैं लिख देता हूँ मेंशन द टाइप ऑफ डेटा यूज्ड इन द स्टडी। ऐड कॉलम, अब आप देखेंगे कि वो डेटा का एक कॉलम बना रहा है जो मैंने नाम दिया, और उसमें वो लिखेगा क्या, जो मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस में बताया है कि जो डेटा यहाँ पे यूज किया गया वो लिखें। जैसे वो आप देखें यहाँ पे बता रहा है इकोनॉमिक डेटा सच एज जीडीपी ग्रोथ रेट्स, कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड पॉसिबली एजुकेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेटा यूज्ड इन द ग्रोथ अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड इकोनोमेट्रिक मॉडल। तो इसी तरह से आप 4 से 5 कॉलम्स इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स ऑफ योर स्टडी के बनवा सकते हैं, और एट द एंड आप यहाँ से डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आपके पास जो है पेड वर्जन है तो, लेकिन आप डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं अगर पेड वर्जन नहीं है, तो ये इतनी परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये पेपर सफिशिएंट नहीं है तो यहाँ से लोड मोर पेपर्स पे आप क्लिक कर दें, आपको वो और पेपर्स लोड कर देगा मोर रेलेवेंट, और आपके पास लिटरेचर रिव्यू काफ़ी सारा आ जाएगा। इसमें और चैट जीपीटी में डिफरेंस क्या है? इन प्रिंसिपल ये चीज़ें आप चैट जीपीटी से या जेमिनाई से या परप्लेक्सिटी और डिफरेंट टूल से भी करवा सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिसिटी का बहुत ज़्यादा इशू है। चैट जीपीटी इज द बिगेस्ट लायर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। आप लिटरेचर रिव्यू और कंक्लूजन उससे नहीं लिखा सकते, वो इतने गलत रेफरेंसेस आपको देता है, क्योंकि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, वो लैंग्वेज की बेस पे प्रेडिक्ट करता है और चीज़ें बताता है कि यू कैन नॉट इमेजिन। और इतनी टोन एकेडमिक होती है, और ऑथर्स के नाम वही होते हैं जो मोस्ट पॉपुलर ऑथर्स होते हैं, तो आप उस पर यकीन कर लेते हैं।
लेकिन इलिसिट में जितने भी रेफरेंसेस आते हैं, जितने भी चीज़ें ये रिसर्च पेपर से निकाल के देता है, वो मैंने पर्सनली कभी इलिसिट में के डेटा में मुझे इनएक्यूरेसी नहीं मिली। ऑफ कोर्स इलिसिट भी एक एआई बेस्ड टूल है, तो कभी कभी कुछ इनकंसिस्टेंसीज होती हैं, मगर 90% ऑफ द टाइम 90% of the time, every cell of the table you make in illicit is 100% accurate. तो that's great. आपकी effort जो है वो 1/3 में नहीं रह जाती, I think 1/10 होती है most relevant literature को condense करके इसमें segmentize करना. That's a big thing. जो क्वेश्चन आपका हो जिस टूल से मुतल्लिक उसको लिख लीजिए. क्वेश्चंस आप आखिर में पूछें, जैसे लेडी ने भी कहा था कि आखिर में भी इसको देखेंगे, तो इट्स नॉट लाइक अगर मैं साथ साथ बता रहा हूँ तो मैं आखिर में नहीं बताऊंगा. आपको जो क्वेश्चन होंगे मैं दोबारा से नया टूल्स को खोल के इनकी वेबसाइट्स को दोबारा से उनको एड्रेस करूंगा एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन, बट फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मैं साथ साथ इसको दिखाऊंगा. इन केस ऑफ वेरी प्रेसिंग एंड वेरी अर्जेंट क्वेश्चन, आप प्रेजेंटेशन के दौरान भी यू कैन रेज योर हैंड, इरफान साहब अनम्यूट कर देंगे एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस. So after illicit, एक और टूल है that is called Cite.ai. जब आप अपना रिसर्च थीसिस पर्टिकुलरली स्टार्ट करते तो आपके सुपरवाइजर्स कहते हैं कि भाई आप उन पेपर्स को बेस बना के अपना रिसर्च क्वेश्चन डिजाइन करें which are very highly cited and published in most important journals and जिनकी मेथोडोलॉजी को जनरली एक्सेप्ट किया गया. तो समटाइम्स कुछ पेपर्स जो सेमिनल पेपर्स होते हैं दे आर हाईली क्रिटिसाइज्ड लेटर ऑन, और लेकिन उनकी साइटेशंस बहुत हाई होती हैं बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग क्रिटिसाइज्ड. तो साइटेशंस जो गूगल स्कॉलर में दी गई हैं वो सिर्फ आपको ये बताती हैं कि रिसर्च पेपर कितनी दफा साइट हुआ. Cite.ai आपको ये बताता है कि वो रिसर्च पेपर किस कॉन्टेक्स्ट में साइट हुआ है, पॉजिटिवली साइट हुआ है, नेगेटिवली साइट हुआ है. ये भी बताता है इससे एग्री कितने लोगों ने किया है, इस रिसर्च पेपर की फाइंडिंग से डिसएग्री कितने लोगों ने. तो Cite.ai इज अमेजिंग इन अ सेंस कि ये आपको ये बताता है कि एक पेपर जितनी दफा साइट हुआ उसमें से कितनी दफा लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, कितनी दफा लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, कितनी दफा उससे एग्री किया, कितनी दफा उससे डिसएग्री किया. तो here somewhere you have Cite.ai. Okay, I think वो टैब क्लोज होगा मुझसे. Cite.ai. So हम इसमें कोई अपना कोई रिसर्च पेपर लिख लेते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ, या ऐसा करते हैं हम कोई एक पर्टिकुलरली रिसर्च पेपर ही इसमें लिख देते हैं जिससे हमें ये पता चले कि इस पेपर से कितने लोगों ने एग्री किया, कितने ने डिसएग्री किया. ये मैं अपना एक ये पेपर इसके टाइटल को पेस्ट करता हूँ इसमें. बट दिस इज पेड अनफॉर्चुनेटली. बाकी सारी लिमिट तक आपको फ्रीली अवेलेबल है, बट साइट इज पेड. लेकिन इसने बताया कि 25 सोर्सेज से डाटा इकट्ठा किया है और ये वाला पेपर है, और आगे ऑफ कोर्स ये बताएगा कि कितनी जगह साइट किया गया है, सो ऑन सो फॉर्थ. लेकिन उसके लिए आपको इसे अपग्रेड करना पड़ेगा और इसको बाय करना पड़ेगा. इसका फ्री वर्जन भी आप यूज कर सकते हैं. Sorry, sir, your voice is not visible. लेकिन
में लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है एक डॉक्टर साहब थोड़ी सी आपकी आवाज़ शायद कट रही है। आप इसको ज़रा बंद करके दोबारा ऑन कर दीजिएगा प्लीज़, अपनी जो माइक है। ओके हेलो एम आई ऑडिबल जी जी सर, आप क्लियर हो। हेलो जी जी ओके ग्रेट तो कहाँ से ये सिलसिला खत्म हुआ हमारी आपस में आवाज वाला प्लीज मुझे बताइए मैं वहीं से दोबारा शुरू करता From the हूँ site तो here is AI. site ओके साइट एआई इज अ टूल कि जिसमें अगर आप एक रिसर्च पेपर का टाइटल लिखते हैं तो वो ना सिर्फ आपको ये बताता है कि ये कितनी दफा साइट हुआ है, ये भी बताता है कि इसकी फाइंडिंग से कितने लोगों ने एग्री किया, कितनों ने डिसएग्री किया, तो आपको क्वालिटी ऑफ वर्क का भी पता चल जाता है साइट नंबर ऑफ साइटेशन के साथ साथ। तो ये वो टूल है जो लिटरेचर रिव्यू में यूज होते हैं। देन रिसर्च डिजाइन में जो एआई टूल्स यूज होते हैं हम उनकी बात करते हैं। तो देयर आर मेनी टूल्स एक्चुअली, लेकिन two most prominent tools. One, like I would say, the most underrated AI tool is Notebook LM by Google. It's a free tool. It's an amazing tool. It's wonderful. It actually does wonders. Why? And then the next is ChatGPT, of course. Notebook LM में आप बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिटरेचर को समझ सकते हैं। हाउ? आपने लिटरेचर से रेलेवेंट लाइक 100 पेपर्स डाउनलोड कर लिए, उन 100 पीडीएफ्स को आप नोटबुक एलएम में डाल दें, और अब नोटबुक एलएम एक मेमोरी बन जाएगा, एक स्कॉलर बन जाएगा जिसका नॉलेज सिर्फ उन 100 बुक्स का है, ना उससे कम है ना उससे ज्यादा। तो नाउ एनी क्वेश्चन यू आस्क, आपको उन 100 बुक्स में से जो उसका जवाब बनता है वो बताएगा। नंबर 2, व्हाट्स मोस्ट स्टार्टलिंग अबाउट दिस इज कि आप उससे ऑडियो एंड वीडियो पॉडकास्ट जनरेट कर सकते हैं। आप उससे कहें मुझे इसका ऑडियो पॉडकास्ट जनरेट कर दें, तो वो बड़े एक इंटरैक्टिव वे में एक सवाल पूछने वाला शख्स होगा और एक जवाब बताने वाला स्कॉलर होगा। ऑफ कोर्स हु इज द स्कॉलर? वही 100 बुक्स, वही 100 पेपर्स जो आपने उस पर अपलोड किए, और वो जो होस्ट होगा वो उससे डिफरेंट क्वाइट इंट्यूटिव क्वेश्चंस पूछेगा, और उन सवालों जवाबों की नशिस्त में नोटबुक एलएम आपको जिस्ट ऑफ ऑल दोस पीडीएफ समझा देगा जो आपने उसमें अपलोड किया। दैट इज अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो पॉडकास्ट आप उर्दू में भी जनरेट करवा सकते हैं। तो ये उसका एनवायरनमेंट है नोटबुक एलएम का। आप यहाँ पे जहाँ लिखा है स्टार्ट टाइपिंग, यहाँ पे अपना टॉपिक लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप ऐड सोर्सेज करके पीडीएफ्स डाल सकते हैं, एक से लेके जितनी मर्जी, और जब उसकी मेमोरी कंप्लीट हो जाएगी आप यहाँ से जनरेट करके एक ऑडियो ओवरव्यू या पॉडकास्ट जनरेट करवा सकते हैं। जैसे हमारे केस में। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी प्लीज। सर, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में एआर जो है वो किस तरह से हेल्पफुल होता है? किसमें बेटा? सर रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो हम रिसर्च करते हैं या आर्टिकल जी। वगैरह लिखते हैं जब, तो हमें कैसे मतलब वो हेल्पफुल करता है? रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप कह रही हैं? जी जी सर। जी रिसर्च मेथोडोलॉजी के किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पूछना चाह रही हैं? क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी चीज है। हम जो सारा पढ़ रहे हैं ये भी रिसर्च मेथोडोलॉजी ही है। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन ये है कि जब हम क्वांटिटेटिव में जैसे हम एस्टिमेशंस करते हैं, डाटा को एनालिसिस करते हैं, जी तो हम उसमें आएंगे। हाँ जी, उसमें जी एआर हमें किस तरह से हेल्पफुल करता है? जैसे जी हम बिल्कुल। एआरडीएल मॉडल लगाते हैं या ईसीएम एरर करेक्शन मॉडल लगाते हैं, तो इस सूरत में जो है वो हमें किस तरह से ये हेल्प करेगा? जी द शॉर्ट आंसर इज कि 10 मिनट बाद हम इसी पे बात करने वाले हैं, आपने बस जी जाना नहीं। जी सर। ओके तो ये है गूगल की नोटबुक एलएम।
नोटबुक LM एंड दिस इज फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। ये मैंने ये एक ओपन एंटरप्रेन्योरल एक मैं स्टडी करा था एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम पे, तो मैंने उससे रिलेटेड 5 पेपर्स यहाँ पे ऐड सोर्सेज करके या PDF को आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, डाल दिए थे। और फिर यहाँ से मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, मैं यहाँ से टाइप करके इससे सवाल डायरेक्ट भी पूछ सकता हूँ और सारे के सारे जवाब ये मुझे इन PDFs में से देगा। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। अब गूगल आपको कहीं से भी जवाब दे देगा, ठीक है, लेकिन नोटबुक LM आपको इन सारी को पढ़ के जो एक कंसेंसस डेवलप होगा व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम और उसकी टाइप्स कितनी है, वो सारे के सारे जवाब देगा। एंड दिस इज रियली हेल्पफुल जब आपने कोई बहुत मोटी किताब, बहुत लेंथी किताब समझनी है, उस एक किताब को आप यहाँ पे डालें और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं आप उससे पूछ लीजिए। अगर किसी का माइक सर मेरा एक क्वेश्चन था, क्या ये नोटबुक LM जो है विद साइटेशन हमें आंसर करेगा सारी बुक्स को पढ़ के? बेटा अगर आपको साइटेशंस चाहिए, ठीक है, तो फिर आप इसमें लिखेंगे बकायदा। ये देखिए आप देख रहे हैं उसमें साइटेशंस लिखी हुई हैं, 9 आगे उसने रेफरेंसेस लिखे हुए हैं। साइटेशंस तो आपने ऑलरेडी उसको दी हुई है कि ये मटेरियल है, मुझे इसी में से जवाब दो। ओके, फर्दर अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप क्यूरी में इसको बताएंगे कि जो जवाब तुम जिस वाली PDF में से दो, जिस वाली बुक में से दो, उसको साथ लिख दो, तो वो लिख देगा। ऑडियो ओवरव्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो उसको आपको ऑडियो पॉडकास्ट जनरेट कर देगा। मैंने इसका ऑडियो पॉडकास्ट जनरेट करवाया था और ये तकरीबन इसने 18 मिनट का ऑडियो पॉडकास्ट बनाया था एंड दैट वाज क्वाइट इंफॉर्मेटिव। आई डोंट नो अगर आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही। ये मैंने पॉडकास्ट क्लिक, आवाज आ रही है इस पॉडकास्ट की आप लोगों को? सर पॉडकास्ट की तो आवाज नहीं आ रही। No, sir, we can't hear. नो सर अभी नहीं आ रही। नहीं आ रही, ओके। तो प्रॉब्लम है इसके जाहिर है वो मेरे माइक में नहीं, मेरे स्पीकर्स में प्ले हो रहा है। लेकिन व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि एक लेडी है जो उससे बड़े इंटरेक्टिव वे में सवाल पूछ रही है कि आजकल ये एक बड़ी टर्म इन हुई है मार्केट में, लिटरेचर में, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, ये क्या होती है? एक स्कॉलर बैठा उसको जवाब दे रहा है, फिर वो पूछिए अच्छा इसके इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या हैं, इस सोसाइटी पे इसके क्या इफेक्ट्स हैं, इसके कल्चर पे क्या इफेक्ट्स हैं, इससे पॉलिसी पे क्या इफेक्ट होता है, और वो उसको जवाब देता जा रहा है। और उन सवाल और जवाब में वो इन सारे पेपर की जो जिस्ट है वो आपको समझा रहे हैं। आप एक वीडियो सर आप इस पॉडकास्ट का लिंक शेयर कर सकते हैं हम लोगों को? इन प्रिंसिपल मैं कर सकता हूँ, बट आई वुड बी मोर हैप्पी अगर आप खुद से, क्योंकि ये फ्री है, 5 मिनट में आपका इसमें आईडी बन जाएगा, अपनी गूगल की इंफॉर्मेशन देखिए, दिस इज बाय गूगल, आप खुद से कुछ 4-5 पेपर्स डालें, खुद से जनरेट करें, खुद से उसको सुनें। अगर आप चाहते हैं तो मैं भेज दूंगा, लेकिन क्योंकि हो सकता है आपका रिसर्च टेम्परामेंट से बिल्कुल टॉपिक डिफर करता हो, आपको उसका फायदा नहीं होगा। ओके सर, ओके। तो आप सर अभी आपने कहा था कि ये ट्रांसलेशन में भी हेल्प करना है, तो काइंडली एक डेमो ट्रांसलेशन का भी बता दें। वो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, सेटिंग में जाके आप लैंग्वेज को उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं। वो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है ना, तो आप सेटिंग में जाके कहेंगे कि यहाँ सेटिंग है इसकी, आप इसमें जाके कह देंगे कि लैंग्वेज मुझे उर्दू चाहिए, वो आपको उर्दू में दे देगा। दैट्स नॉट अ बिग डील। ट्रांसलेशन नहीं करेगा वो, एक्चुअली जनरेट उसको उर्दू में करेगा। ओके, एंड आफ्टर नोटबुक LM is of course ChatGPT, और ये है ChatGPT का इंटरफेस। ChatGPT में यहाँ पे डिफरेंट प्लगइन्स आपको शो होते हैं, ठीक है। आप एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे, जो ये ऑप्शन एक्सप्लोर है, आपको ChatGPT के डिफरेंट प्लगइन्स मिलेंगे। ChatGPT में अगर आपने रिसर्च डिजाइन से कोई काम लेना है, तो रिसर्च डिजाइन बनाते हुए ChatGPT से कोई हेल्प लेनी है, और आप चाहते हैं कि साइटेशंस एक्यूरेट भी हों, तो उसमें आपको चाहिए कि ChatGPT की जो मोस्ट ऑथेंटिक लाइब्रेरी है वो है कंसेंसस। कंसेंसस अलहदा से भी एक AI टूल है, उसको आप अलहदा से भी बाय करके यूज कर सकते हैं। उसका एक वर्जन
चैट जीपीटी में भी अवेलेबल है। उसमें आप अपना रिसर्च टॉपिक वगैरह लिखें और अपनी चीज़ें उसमें उससे पूछें आप लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड, वो आपको वो भी गलत साइटेशंस देता है, लेकिन चैट जीपीटी के जनरल मोड से बहुत बेहतर देता है। तो कंसेंसस में आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। इधर से आप जाएंगे एक्सप्लोर जीपीटीज में, यहाँ पर आप लिखेंगे कंसेंसस, ये कंसेंसस आ गया। क्लिक करेंगे स्टार्ट चैट और ये चैट जीपीटी के अंदर ही कंसेंसस ओपन हो जाएगा। अब इधर आप क्यूरी डाल के अपनी उससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो द बेस्ट वे इज कि जब भी आप चैट जीपीटी यूज करें तो अपने प्रॉम्प्ट्स को वेरी इंटेलिजेंटली इंजीनियर करें, ठीक है। पॉइंट्स बना के लिखें। आगे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे भी आएंगे कि एक अच्छे प्रॉम्प्ट्स के क्या कंपोनेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक रफ सा प्रॉम्प्ट देता हूँ, summarize the research articles addressing the issue of poverty in Pakistan। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे, ये बहुत रफ प्रॉम्प्ट है, मैंने जान के इसको बहुत रफ किया। जितना रफ प्रॉम्प्ट देंगे उतना रफ आपको जवाब मिलेगा, जितना रिफाइंड प्रॉम्प्ट देंगे उतना रिफाइंड टू द पॉइंट आंसर मिलेगा। कंसेंसस क्या करता है, आपको साथ में रिसर्च पेपर्स की जो साइटेशंस देता है उनमें बहुत दफा आपको उनके लिंक्स भी देता है। चैट जीपीटी का जो जनरल वर्जन है वो लिंक तो देता है, लेकिन वो यूजुअली बहुत सारे 50% उसमें से फेक होते हैं, वो काम नहीं करते। तो कंसेंसस में आप इस तरह से लिटरेचर को देख के अपनी स्टडी को डिज़ाइन करने में, लिटरेचर को समझने में, बेहतर तरीके से समराइज करने में हेल्प ले सकते हैं। देन कम्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एक अच्छे प्रॉम्प्ट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर जब एआई को यूज कर रहे होते हैं, मेरे भी जो रिसर्च स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, ऑफ कोर्स आप उनको ये नहीं कह सकते कैसे यूज ना करें, बिकॉज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो उसको यूज कर रही है और वो उनसे बहुत आगे निकल जाए। व्हाट अ गुड टीचर कैन डू इज कि आप उनको उसको अच्छे और एथिकल वे में यूज करना सिखा सकते हैं। वो उसकी स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी को मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर देते हैं। ये कुछ चीजें हैं विच आई थिंक के एक अच्छे प्रॉम्प्ट में मौजूद होती हैं। इनिशियल स्टेटमेंट और क्वेश्चन, सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं कि आपकी स्टेटमेंट और क्वेश्चन है क्या। तो आई वुड लाइक कि आप सभी लोग, अगर आपके पास कॉपी पेंसिल्स हैं तो आप एक रिसर्च क्वेश्चन अपने जहन में सोचते हैं जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं, एंड स्टार्ट राइटिंग के इनिशियल स्टेटमेंट और क्वेश्चन क्या। फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि किस तरह से किसी कंट्री से आने वाली इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में पॉवर्टी को अफेक्ट करती है। तो इनिशियल स्टेटमेंट मेरी होनी चाहिए कि आई वांट टू डू रिसर्च ऑन द इफेक्ट्स ऑफ एफडीआई इनफ्लोज इन पाकिस्तान एंड इट्स इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर्स, अब मुझे बताना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है मैं सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ 2001 से 2025 तक आने वाली एफडीआई की, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं इस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, इस एरिया की बात कर रहा हूँ। इंटेंडेड आउटपुट, मुझे जवाब किस तरह का चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इनिशियल स्टेटमेंट से दोबारा मिला के पढ़ूंगा कि आई वांट टू हैव अ समराइज्ड व्यू, ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑन हाउ एफडीआई कमिंग इन पाकिस्तान डिड इफेक्ट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी इन पंजाब from 2001 to 2025, and the result I want from you is should be in an academic language. तो मेरी intended output है कि academic language हो, because I want to use that in my research article. Then tone and formality, मैंने आपको बता दिया ना, I want to use it in my article, तो tone कैसी होगी, of course
फॉर्मल एकेडमिक टोन। फिर स्पेसिफिसिटी, अगर मजीद कोई स्पेसिफिसिटी करनी है, फॉर एग्जांपल सिर्फ वही पेपर साइट करो जो एशियन ऑथर्स ने किए हैं, एक स्पेसिफिसिटी है, तो ये मैं इसमें लिख सकता हूँ। फॉर्मेट आपको कैसा चाहिए, वर्ड के अंदर चाहिए, पीपीटी में चाहिए, आप लिखेंगे आपको कैसा फॉर्मेट चाहिए। और एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है चैट जीपीटी से अच्छा काम लेने की, वो है रोल असाइनमेंट। आज चैट जीपीटी को बताएं सबसे पहले कि ये सारा काम जो मैंने ऊपर बताया आपने ऐसे करना है कि जस्ट थिंक कि आप यू आर एन एक्सपर्ट इन द रिसर्च ऑन एफडीआई एंड पॉवर्टी एंड यू आर वर्किंग ऑन पाकिस्तानी डेटा सिंस 1990। तो आप एक ऐसे रिसर्चर जो 1990 से एफडीआई और पॉवर्टी पे काम कर रहा है, और आप तब अपने टेम्परामेंट को देखते हुए आप ये सारे काम करें। तो ये सारी चीजें आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट देने में मदद देती हैं। स्टूडेंट्स का इशू क्या है, स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि एक लाइन का प्रॉम्प्ट देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके दिल की बातें चैट जीपीटी उन 1 से 1.5 लाइन के अंदर समझ के उनको बेहतरीन जवाब देगा। जब मैं उन्हें कहता हूँ, कहते हैं सर हमने ये लिखा है, इसने ये जवाब दिया। मैं कहता हूँ कि आप चाहते क्या हैं, हम ये चाहते हैं। तो जब वो जुबानी बताते हैं वो तकरीबन 8-9 लाइनें बताते हैं, लेकिन जो प्रॉम्प्ट उन्होंने दिया होता है चैट जीपीटी में वो तकरीबन 1 या सवा लाइन का होता है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि बेटा जो वालदा होती है ना, वो दिलों की बातें समझती हैं अपनी औलाद की, लेकिन चैट जीपीटी नहीं समझती। ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये लैंग्वेज को समझ। आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट बनाएंगे, उसके कंपोनेंट्स जितने वाज़िया करके लिखेंगे, वो आपको उतना वाज़िया और उतना रेलेवेंट आंसर देगा। देन टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन, तो गूगल फॉर्म्स ऑफ कोर्स काफ़ी अरसे से यूज़ हो रहा है कि इसकी मैं डेमो नहीं दे रहा, डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए नहीं दे रहा। जो भी टूल्स मैंने ब्लू कलर में लिखे हैं उनकी मैं डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दूंगा, जो ग्रीन में है उनकी मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। गूगल फॉर्म, गूगल का एक टूल है, गूगल जहां आपकी ईमेल बनी है वहीं से आप गूगल फॉर्म पे जाके क्वेश्चनर बना सकते हैं। उस क्वेश्चनर का एक लिंक जनरेट हो जाता है, उस लिंक को आप डिफरेंट व्हाट्सएप के ग्रुप्स वगैरह में लोगों को बाय ईमेल भेजते हैं, वो उसको फिल करते हैं, ऑटोमेटिकली एक डेटा पूरे का पूरा फील्ड आपके पास आ जाता है और एक्सेल की शीट में आपके पास आउटपुट आ जाती है, आपको डेटा खुद से एंटर नहीं करना पड़ता। चैट जीपीटी से भी आप ऑफ कोर्स क्वेश्चनर बनवा सकते हैं। और फिर एक वेरी इंटरेस्टिंग टूल इज webscraper.io। जो लोग मार्केट रिसर्च करते हैं उनके लिए तो ये वंडरफुल है, इसकी यूटिलिटी उनके लिए हाईएस्ट है, बाकी सब रिसर्च। ये एक एक्सटेंशन है webscraper.io, ये एक एक्सटेंशन है। जब आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे, ये बाकी सारी ग्रामरली वगैरह की टाइप की एक्सटेंशंस की तरह आपके गूगल क्रोम में शो होने लग जाएगा। और ये काम कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप मार्केट की किसी स्टडी पे काम कर रहे हैं, से ये मैंने खोला है दराज.pk। आप देखें, अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो मैंने दराज.pk खोला है, इसमें जो प्रोडक्ट, इनके प्राइसेस क्या हैं, इनकी टाइप क्या है, ये सारी लिस्टिंग को मैं एक एक्सेल की शीट में लिखना चाहता हूँ। इट विल टेक आवर्स। मैं क्या करता हूँ, मैंने क्योंकि ऑलरेडी webscraper.io की एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, आप भी कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक्सटेंशंस पे जाऊँगा और मैं webscraper पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं कर दूंगा स्टार्ट, ठीक है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। यहाँ से लिस्टिंग पेज, इस पेज पे जितने आइटम्स की लिस्टिंग हुई है वो मुझे स्क्रैप कर दो। कंटिन्यू, अब वो उसको स्क्रैप कर, आप देखें ये विद इन सेकेंड्स उसने ये सारे का सारा डेटा कितने आइटम्स का आपको स्क्रैप कर दिया। यू सी दिस? आप यहाँ से इसको कंटिन्यू करें और एट द एंड फिनिश करने के बाद आप ये सारा का सारा डाटा एक्सेल की फॉर्म में आउटपुट भी ले सकते हैं। स्क्रैप पेज, तो यू हैव सीन कि किस तरह से ये एक्सेल की फॉर्म में आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ गई। वो जितने भी आइटम्स उसके अंदर थे उस पेज पे शो हो रहे थे, वो उसने सारे के सारे इसमें दे दिए। CSV में लेना है, CSV में ले सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी खोल के आगे क्या डिटेल आती है, फर्दर क्या लिस्टिंग में चीजें हैं, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपके पास इसका इससे अच्छा पेड वर्जन होना चाहिए। तो स्पेशली जो लोग मार्केटिंग की रिसर्च कर रहे होते हैं उनके लिए वेब स्क्रैपर इज अमेजिंग।
ये मैं आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि ये कैसे काम करता है। फिर डाटा क्लीनिंग के लिए ओपन रिफाइन इज अ ग्रेट टूल। दिस इज पेड, क्योंकि इसका बड़ा नॉमिनल सा वर्जन फ्री भी है, यू कैन सी दैट योरसेल्फ। एंड चैट जीपीटी, आप चैट जीपीटी से बेहतर प्रॉम्प्ट देके अपनी डाटा की क्लीनिंग भी करवा सकते हैं कि मिसिंग वैल्यूज को कैसे फिल करना है और कैसे डाटा की स्केलिंग को यूनिफॉर्म करना है। तो ये ओपन रिफॉर्म है, इसमें आप अपने डाटा को अपलोड करके डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देके अपनी मर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करवा सकते हैं। डाटा एनालिसिस का एक बच्ची पूछ रही थी, तो डाटा एनालिसिस में आपको इस तरह से एआई मदद देता है कि जो स्टैटा के, आर के या पाइथन के जो प्रोग्राम्स हैं, आप वो चैट जीपीटी से लिखवा के उसको सिंपल पेस्ट करके पाइथन में या आर में अपनी आउटपुट ले सकते हैं, इवन स्टैटा में भी। तो द थिंग इज कि अच्छी आउटपुट लेने के लिए आप चाहे प्रोग्राम लिखने का तकल्लुफ ना करें, लेकिन आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि ठीक प्रोग्राम लगता कैसे है, आपको प्रोग्राम पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो एआई में अच्छे प्रॉम्प्ट्स देके आप, फॉर एग्जांपल ये चैट जीपीटी खुला हुआ है, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। आपको पूरा एक्सप्लेन करना है इसमें, एक मैं फर्जी से एग्जांपल बना रहा हूँ। आई हैव data in Stata on the income of households. H represents household. C represents the city. And I want to calculate Gini coefficient of income inequality within cities. Do write a Stata program for me. अभी आप देखें, उसने आपको पूरा स्टैटा का प्रोग्राम लिख दिया। आप जस्ट इस प्रोग्राम को पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और डू फाइल में पेस्ट करके क्लिक करेंगे और आपको वो रिजल्ट दे देगा। देन विजुअलाइजेशन में बहुत सारे डाटा को विजुअलाइज करने में बहुत सारे टूल्स हैं। ओके, टैब्ल्यू सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है और ज़बरदस्त तरीन टूल है। पावर BI ग्रेट, एक इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ, ओरिजिन्स ग्रेट। एक और टूल जो अब यूज़ हो रहा है, जो पहले इतना इन नहीं था, दैट इज़ napkin.ai। napkin.ai फ्री है एक हद तक और बहुत अच्छा टूल है। napkin.ai आपको इन्फोग्राफिक्स बना के देता है, जो आपको थीसिस में, डाटा की प्रेजेंटेशन में और पर्टिकुलरली वर्कशॉप्स वगैरह में, कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंटेशन में बहुत हेल्प करती है। तो ये मैंने napkin.ai खोला हुआ है। तो napkin.ai में आप अपना डाटा जो भी है इसके अंदर पेस्ट कर दें। जस्ट अ सेकंड। आई एम सॉरी, वो मेरा मोबाइल बज रहा था, मैंने उसको बंद किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं चैट जीपीटी में जाता हूँ, यहाँ मैंने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल आपके लिए लिखी थी, चलें दोबारा कर लेते हैं। ये मैंने इसे कहा चैट जीपीटी को, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। उसने मुझे ये सारे ट्रेंड्स ऑफ के कैसे कैसे पाकिस्तान में कब कब FDI कितनी कितनी है वो दे दिए। सिंपली इसको कॉपी किया, napkin.ai में पेस्ट किया, कंट्रोल A करके इसे सिलेक्ट किया, साथ ये जो जनरेट विजुअल का आ रहा है इस पर मैंने क्लिक कर दिया
और अब इसने क्या करना है, इसने सारे डेटा को समझना है और आपको ये बेहतरीन सी एक उसकी आपको ये प्रेजेंटेशन बना देगा इन्फोग्राफिक में। और फर्दर ना सिर्फ ये प्रेजेंटेशन बना के देगा, ये आपको फर्दर ऑप्शन भी बताएगा कि आप इसको फर्दर कितने तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। आप उनमें से किसी भी तरह के तरीके से, वो बता रहा है कि 1970 से 90 तक एफडीआई बढ़ रही थी, लो बेस थी, ग्रेजुअल राइज था, मिड 2000 से 2007-8 तक ये पीक हुई, फिर उसने रेड कर दिया 8 से 13 में क्योंकि ये डिक्लाइन हुई, 14 से 18 में ये मजीद डिक्लाइन हुई, 19 से 24 में ये दोबारा कुछ बढ़ी, लेकिन वोलाटाइल थी। ठीक है, तो ये एक अमेजिंग टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसमें 2-3 तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। बाय डिस्क्राइबिंग योर आइडिया, आप एक कॉमिक बुक लिखना चाह रहे हैं, आप इसमें जिस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि एक जंगल है, उसमें एक बच्चा जा रहा है, उसको शेर नज़र आता है, उसे डर लगता है, ये आपको वैसे भी बना देगा। बाय इम्पोर्टिंग अ फाइल, जैसे मैंने भी टेक्स्ट पेस्ट किया, आप यहाँ पे एक डाटा की फाइल इंपोर्ट कर लें या टेक्स्ट की एक फाइल इंपोर्ट कर लें, ये उसके भी आपको विजुअल्स बना देगा। बाय पेस्टिंग माय टेक्स्ट, ये तो सेम है जैसे मैंने आपको दिखाया। ये वही वाला डेटा हम दोबारा पेस्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से आप इसमें डिफरेंट टाइप के चार्ट्स बना सकते हैं। क्लिक करेंगे इस पर, ये जो ये ब्लू वेव्स आ रही है, इसका मतलब ये देखिए ये बना रहा है इसको, और साइड पे ये आपको बता रहा है कि जिस तरीके से मैंने आपको ये आउटपुट दिया, ये एक ही तरीका नहीं है, आप ऐसा भी बना सकते हैं। आप जिस तरीके पे क्लिक करेंगे ना, वो आपको वैसा डिस्प्ले करेगा। क्या ऐसा चाहिए आपको चार्ट? क्या ऐसा चाहिए? ऐसा चाहिए? ऐसा चाहिए? Whatever you want, whatever suits your presentation, whatever serves your purpose, आप उस तरह का बेहतरीन सा यहाँ से इन्फोग्राफिक बना के अपनी प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। और इसमें एक ऑप्शन होता है बाय जनरेशन। बाय जनरेटिंग या जनरेशन में आप क्या करते हैं, आप सिर्फ एक आइडिया की 2 लाइनों की समरी लिखते हैं, वो पूरा आइडिया भी खुद जनरेट करके नीचे लिख देता है और उसका इन्फोग्राफिक भी बना देता है। देन ये फर्दर टूल्स हैं, हेमिंगवे, नोशन, पेपरपाल एंड एवरीथिंग, लेकिन ऑफ कोर्स सारे टूल्स को हम कवर नहीं कर सकते। पेपरपाल इज आल्सो ग्रेट टूल, इसमें भी आप रिसर्च पेपर को लिखते हैं और ये उससे रेलेवेंट मोस्ट रेलेवेंट पेपर्स को, उनकी समरीज को, उनके नेटवर्क को आपको शो कर देते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा है। ये सारे वो टूल्स हैं, जैसे ये रिसर्च पेपर ड्राफ्ट करते हुए आप टेक्स्ट वर्क्स नाम का एक टूल है, ये ड्राफ्ट करते हुए आपकी डिफरेंट तरह की गलतियों को, इनकंसिस्टेंसीज को पॉइंट आउट करता है और आप एक बेहतर ड्राफ्ट राइटिंग बना लेते हैं। देन रिसर्च पेपर में जो साइटेशंस हैं उसके लिए आप ऑफ कोर्स ज़ेटारो यूज़ कर सकते हैं, मेंडले यूज़ कर सकते हैं, सारे एआई बेस्ड हैं। नोटबुक इज एंड नोट इज सबसे पुराना है और इज लाइक दी आई थिंक फर्स्ट टूल जो पर्पस सर्व करता था। फिर चैट जीपीटी से भी आप रिसर्च साइटेशंस को चेंज करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैं कोई रिसर्च आर्टिकल खोलता हूँ अपना, अब इस आर्टिकल में एंड पे जितने रेफरेंसेस मैंने साइट किए हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि या जिस जर्नल मैंने अब सबमिट करने हैं, ये स्टाइल जिसमें मैंने साइट किए हैं ये इनकंसिस्टेंट है उसके साथ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन सब रेफरेंसेस को कॉपी कर लूँगा। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, शायद कोई मसला है मेरे एमएस वर्ड में आज, आई एम सॉरी। हाँ सॉरी। तो द थिंग इज के आप उन सब रेफरेंसेस को कॉपी कर लें। अगर वो शिकागो स्टाइल में है तो यू जस्ट आस्क चैट जीपीटी के जो ऊपर दिए गए रेफरेंसेस हैं, इन्हें एपीए स्टाइल में चेंज कर दें तो वो उसको चेंज कर देगा, जिस स्टाइल में भी आपको चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ जर्नल्स का जो साइटेशन का स्टाइल होता है वो किसी भी पर्टिकुलर वेल सेट स्टाइल को फॉलो नहीं कर रहा होता, जैसे शिकागो, हार्वर्ड या एपीए।
तो फिर आप क्या करते हैं, उस जर्नल के 2-3 रेफरेंसेस ले लेते हैं, चैट जीपीटी में पेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं कि जो मैंने रेफरेंसेस ऊपर दिए इनको एग्जांपल बना लो और इस तरह से नीचे जितनी मैंने लिस्ट रेफरेंसेस की दी है इनको बदल दो उस तरह करके, तो वो आपको बदल देगा। तो एंड में प्लेजरिज्म और ग्रामर के लिए ग्रामरली, क्विलबोट, ये सारे बड़े अच्छे टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। प्लेजरिज्म को क्विलबोट से आप चेक भी कर सकते हैं, पैराफ्रेज करके बहुत सारी चीज़ों को आप रिमूव भी कर सकते हैं इसमें से। ऑथेंटिकेट इज आल्सो ए टूल जो एआई की डिटेक्शन वगैरह के लिए यूज़ होता है। एंड मोस्ट पॉपुलर इज टर्निटिन। अब टर्निटिन इज गेटिंग स्मार्टर एंड स्मार्टर। ये जब आप इसमें कोई अपनी फाइल एआई से अगर बना के डालते हैं तो ना सिर्फ ये आपको ये बताता है कि आपने कितना % एआई से जनरेट किया है, लाइक इस केस में ये बता रहा है कि 89% आपने एआई से जनरेट किया और 1% I'm sorry, ऐसा। can you please show the previous slide? Okay, which one? This one? No, the previous one. The previous one. Okay. This one? Yeah. Yeah. Thank you. Okay. So this is Authenticate. It's also a tool like Turnitin. This also checks plagiarism and AI detection. It does AI detection as well along with checking plagiarism, like Turnitin. तो टर्निटिन ना सिर्फ आपको ये बताता है कि आपने एआई से लिखा कितना, बल्कि ये भी बताता है कि लिख के आपने डिफरेंट टूल्स को यूज करके पैराफ्रेज करने की कितनी कोशिश की। वो कहता है कि 89%, 90% एआई से डिटेक्ट हुआ है कि आपने काम लिया, जिसमें से 89 तो आपने डिटो एआई से करवा के यहाँ पेस्ट कर दिया और 1% ऐसा है जो आपने पैराफ्रेज करने की कोशिश की डिफरेंट टूल्स से, किसी स्पिनर में डाल के आपने उसको लाइक क्विलबोट एआई को रिमूव करने की कोशिश की। तो अब अगर ऐसी सूरत हाल हो तो उससे निपटने के लिए भी डिफरेंट टूल्स हैं लाइक स्टेल्थ एंड हिग्स बाईपास। व्हाटएवर टूल आई केम अक्रॉस फॉर दिस पर्पस, आई थिंक स्टेल्थ एंड हिग्स आर बेस्ट। लेकिन इसमें भी फिर एक ट्रेड ऑफ है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्लेजरिज्म को रिमूव करने वाले ऑप्शंस को चूज करते हैं स्टेल्थ के अंदर, स्टेल्थ एआई राइटर, तो वो आपके मीनिंग को इतना चेंज कर देता है कि वो further that text जो आपने उसमें डाला था is further no more the text that it was. उसके meaning are no more the meanings you wanted to convey. तो स्टोरी आपकी सारी की सारी जो एक रिसर्च पेपर की बन रही होती है वो टूट जाती है। तो आपको एक ट्रेड ऑफ करना होता है कि आपको माइल्डली एआई टूल्स को यूज करना होता है और कुछ खुद से तकल्लुफ करके फिर उन पैराफ्रेज्ड और रिटन टेक्स्ट को पढ़ के उसको थोड़ा सा दोबारा आपने उसकी टोन को एकेडमिक करना होता है, जहाँ पे कहीं पे एआई को रिमूव करने के लिए उन सॉफ्टवेयर्स ने बिल्कुल स्पिनर्स चलाए हैं और डिफरेंट पैटर्न्स क्रैक करके उनको एक डिफरेंट टेक्स्ट बना दिया, उनको दोबारा थोड़ा सा आपको जोड़ना होता है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपने 10 सफ़े एआई से लिखवा के उसको खुद से ह्यूमनाइज करना है तो इफ दैट टेक्स लाइक 3 days, तो इसको आप कर सकते हैं इन 1 day। कुछ घंटों में आप स्टेल्थ से कर लेंगे और बाकी रेस्ट ऑफ द डे यू विल स्पेंड इन लाइक ह्यूमनाइजिंग द टेक्स्ट। व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड ह्यूमनाइजिंग, क्योंकि ह्यूमनाइज तो स्टेल्थ भी करता है। बाय ह्यूमनाइजिंग आई मीन यू आर गिविंग ए रियल ह्यूमन टच, खुद से उसको आप ठीक करें। ये स्टेल्थ एआई का इंटरफेस है। यहाँ पे आप इस बॉक्स में अपना एआई वाला जो भी आपने जनरेट किया वहाँ से चीज़ वो यहाँ पेस्ट करते हैं और आप उसको क्लिक करते हैं तो वो ह्यूमनाइज हो जाता है। लेकिन इसमें जैसे मैं आपको बता रहा था कि कुछ ट्रेड ऑफ है, इसके नए से नए वर्जन्स आ रहे हैं। व्हाट आई हैव सीन कि जब आप लेवल को 7 रखते हैं और फिर इसको ह्यूमनाइज करते हैं तो फिर समहाउ more or less the new text conveys the same meaning जो आप अपने टेक्स्ट से करना चाह रहे थे। लेकिन अगर आप इसको 9 या 10 पे ले जाते हैं तो अब 100% डिटेक्शन तो नहीं आती, लेकिन that text is not
anymore conveying the same meaning you are intended to convey. So that's the trade-off. तो जैसे शुरू में बात हुई थी कि अगर आप खुद से जनरल ढूंढे समटाइम्स तो वो इतना इफेक्टिवली नहीं मिलता, लेकिन जैसे एल्सवे का जनरल फाइंडर या स्प्रिंगर का जनरल सजेस्टर या वाइली का जनरल फाइंडर है, इनमें अगर आप अपने रिसर्च पेपर के एब्स्ट्रैक्ट वगैरह पेश करें तो ये आपको मोस्ट रेलेवेंट जर्नल्स बेस्ड ऑन योर रिसर्च सजेस्ट कर देते। जैसे ये एल्सवे का जनरल फाइंडर है, यहाँ पे रिसर्च का हमने अपना एब्स्ट्रैक्ट पेस्ट किया, तो जब फाइंड जर्नल्स पर क्लिक किया तो उसने नीचे बता दिया कि जो मोस्ट रेलेवेंट जर्नल्स हैं आपकी स्टडी से वो ये। और फिर एक्सक्यूज मी, सॉरी, फाइनल सबमिशन ऑफ द आर्टिकल, उसमें जो चेकलिस्ट है, टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, मेन टेक्स्ट, रेफरेंसेस, फिगर एंड टेबल, सप्लीमेंट्री मटेरियल, इन सब चीज़ों को आप किस किस एआई टूल से चेक कर सकते हैं, अपनी गलतियों को किस किस एआई टूल से चेक कर सकते हैं, वो यहाँ पे मैंने लिख दी है। And the third part of our agenda was how we can make maximum out of AI tools while keeping a nice balance between our productivity, AI-based productivity and ethics. Of course, AI आपको कोई भी टूल है वो आउटपुट तो दे देता है, लेकिन एट द एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पेपर आपने सबमिट करना है, आपने प्रेजेंट करना है, आपके नाम से जाना है, चैट जीपीटी के नहीं, तो रिस्पॉन्सिबल आप। तो अपने काम को, अपने ओरिजिनल वर्क को प्रेजेंट आपने करना है, ऑथर आप हैं। तो एआई ने जितने भी गलत रेफरेंसेस दिए हैं उसका रिस्पॉन्सिबल एआई नहीं है, आप हैं, तो उसको डबल चेक करें। देन प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, अपने सेंसिटिव और अनपब्लिश्ड डेटा को चैट जीपीटी पे बार बार अपलोड ना करें, ठीक है। स्पेशली वो लोग जो शेयर्ड चैट जीपीटी वगैरह के अकाउंट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड द बेस्ट वे इज़ कि जब भी आप चैट जीपीटी यूज़ करें उसको टेम्प्रेरी मोड में यूज़ करें, उससे ये होता है कि आपका डेटा वगैरह कहीं पे सेव नहीं रहता। तो ये चैट जीपीटी है, आप जब भी इससे कोई न्यू चैट करें, कोई न्यू काम कर रहे हो, ये जो निशान है इस पर आप क्लिक करें तो यू कैन टर्न ऑन द टेम्प्रेरी मोड, तो यहाँ से ब्लैक हो जाता है कमांड बार। अब जो आप डेटा वगैरह इसमें लिखेंगे या अपलोड करेंगे और कोई से मतलब क्यूरी से लेंगे, वो रिकॉर्ड में नहीं आएगी। प्लेजरिज्म को अवॉइड करें, आप बेशक जितने मर्जी टूल्स यूज़ करें, ठीक है, लेकिन उनको इस तरह से यूज़ करें कि एट द एंड जो प्रोडक्शन हो रही है वो आपके माइंड से हो रही है। उठा के एज इट इज़ पेस्ट कर देंगे तो वो तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगा। और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी ऑफ कोर्स होनी चाहिए। अगर आप किसी बंदे का काम साइड कर रहे हैं तो आप उसको उसका ड्यू रिगार्ड दें। एआई टूल से अगर आप काम ले रहे हैं और मैनिपुलेट करके गलत काम ले रहे हैं, गलत चीज़ को आप राइट करवा रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो फाइंडिंग्स आपकी है नहीं, तो वो गलत है। और अपने बाइस और मिस इन्फॉर्मेशन की बेस पे चैट जीपीटी से या किसी भी टूल से आउटपुट ना लें। एक न्यूट्रल रिसर्चर की तरह आप उसको एक जेन्युइन क्यूरी दें जो वाकई एक क्वेस्ट फॉर ट्रूथ हो और आपको जेन्युइन आंसर मिले। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। नाउ आई थिंक आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो टूल्स मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किए हैं, आपने उनको कैसे यूज़ करना है, उसमें कोई क्वेश्चन है या जनरली एआई से मुतल्लिक आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, बट कीप वन थिंग इन माइंड, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन एआई, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये जो प्रेजेंटेशन है और जो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस में, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन पूछिए प्लीज़। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, इट वाज सच ए नाइस प्रेजेंटेशन एंड लर्न अ लॉट। जी प्लीज़ वन बाय वन अगर आप रेस हैंड कर दीजिएगा तो अपने साथियों को भी मौका दे तो
एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यू कैन आस्क. जी राना इरफान साहब प्लीज. Sir, it is very useful and very impressive to learn this. Sir, my study is qualitative, and I used Enview software for interview collections. Sir, will this be better that my research area and my interview questions are due verbatim? Can this be translated in any language in this notebook LM that I may use? Okay, so your question, if I understand it rightly, is that you are doing qualitative research and you have already collected data in a certain language. Now you want to convert those responses in another language. Yes, sir. That's okay. So there are some tools available in the market, but most of the tools which actually transcribe your data and translate your audio data are paid. Unfortunately, the answer for you is there's no free tool that does it efficiently. But most of the tools, those who do it efficiently are paid. So I cannot name one right now. No name is on my mind, but of course I used one year ago. I was also doing a qualitative research, and we wanted to transform our Urdu responses to English language. And for that, what we did was we used a tool like it was like I think $10 subscription for a month and served our purpose well. So you can do it in principle. There are tools available. Sir, in Notebook LM, there is an option is mind map and infographic. Sir, will I use this for my research activities? Why not? Of course you should use. You must use. Mind maps actually help you in comprehending the research topic in a visual way. Okay, but I don't think that using mind maps from Notebook LM, you can actually copy paste that map in your research. That's to help your intellectual activity. जी शम्स लियाकत साहब प्लीज स्टिक टू वन. प्लीज Sir, I have one more. असद साहब प्लीज. असद साहब कैन यू हम बाकी लोगों को थोड़ा सा टाइम दे दें तो उसके बाद टाइम हुआ देन यू कैन आस्क प्लीज असद साहब को मेरा पर्सनल नंबर दे दीजिएगा. जी सर. ओके सर. शम्स लियाकत साहब प्लीज. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ प्रोफेसर आप जो एआई राइटअप है उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते या करेंगे? शायद आप मेरा क्वेश्चन समझ पाए होंगे. मतलब मैंने बाकी सारी रिसर्च सब कुछ खुद से की है और मैं सिर्फ राइटअप जो है वो इंग्लिश, मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी तो मैं राइटअप जो है वो चैट जीपीटी से करवा रहा हूँ और 100% प्लेजरिज्म है. तो आप क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे या जो कम्युनिटी है वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करती? अच्छा, ये तो आपने बड़ा एक मुआशरती प्रॉब्लम बता दिया. अच्छा देखिए, द पॉइंट इज एट द एंड हो सकता है ऐसे 5 साल बाद ऐसा होने लग जाए कि कुछ जर्नल्स ने कह भी दिया कि आप उसमें बता दें कि हमने एआई से हेल्प ली है. बट द पॉइंट इज जितने चैट जीपीटी या डिफरेंट टूल्स हैं जो इस काम में आपकी मदद कर रही हैं, आप करते कि आप उससे लिखवाते नहीं हैं. एक्चुअली आप उससे लैंग्वेज की सर्विसेज नहीं ले रहे होते. आप सर्विसेज ले रहे होते हैं राइटर की. आप एक उसे प्रॉम्प्ट देते हैं और राइटिंग करवा लेते हैं. द थिंग इज आपकी लैंग्वेज मदर टंग मुझे नहीं पता क्या है, उर्दू है, पश्तो है या बलोची है. आप उसको बलोची में या उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में लिख लें, उसको ट्रांसलेट करवा लें चैट जीपीटी से इंग्लिश में, आपको एआई डिटेक्शन नहीं है. नहीं सर, जब हम ये फॉलो अप क्वेश्चन है, सॉरी. जब हम मतलब मैंने खुद सारा कुछ लिखा है तो जब मैं उसको ये कहता हूँ कि इसमें से ग्रामर वगैरह की मिस्टेक्स जो है वो निकल जाती हैं तो मैं दोबारा उसको लेके जाता हूँ किसी भी टर्निटी के ऊपर ही, तो वहाँ पे तो 100% यही आ जाता है. वो पैटर्न उसको डिटेक्ट कर लेते हैं. ऑफ कोर्स दिस इज अनलाइकली जो आप कह रहे हैं. अगर आप सिर्फ नोक पलट करवाते हैं अपने टेक्स्ट की फिर नहीं आता. अगर आप सिर्फ ग्रामर ठीक करवा रहे हैं तो नहीं आता. लेकिन
जब आप ग्रामर करेक्ट करवाते हुए उसकी पूरे के पूरे न्यू सेंटेंसेस को इंक्लूड करते हैं ना, तब आता है। लेकिन जो दो चीजें, आप कहते हैं कि ये एक 2 सफ़ों का टेक्स्ट है, इसके अंदर सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर को रखते हुए जहां पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की गलतियां हैं जस्ट उनको रेक्टिफाई कर दें। इट्स अ डिफरेंट थिंग। आप कहते हैं इसको रीराइट कर दें इन अ मैनर के इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, तो जब वो रीराइट करता है तो वो 100% ए डिटेक्शन है। आप सिर्फ उससे कहें कि ये इसी तरह रहे, जो ये टेक्स्ट है इसी टोन में हो, सब कुछ यही रहे, जस्ट स्पेल चेकर, ग्रामर चेकिंग एंड थसरस की सर्विसेज दें हमें। हमारे सेंटेंसेस को चेंज नहीं करें, इन्हीं सेंटेंसेस को हल्का हल्का आप बस जो गलतियां उनको निकाल के ठीक कर दें, या आप कहते हैं कि गलतियां निकाल दें, ठीक है, ठीक कर लें, तब नहीं होता। ठीक है सर, थैंक यू। द प्रॉब्लम अराइजेस जब आप उससे रीराइट करवाते हैं। जब आप रीराइट करवाते हैं तो वो एआई ने राइट कर दिया। जी, और क्वेश्चंस? जी राना इरफान साहब प्लीज। अच्छा चले उनका हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम एआई से कोई रिपोर्ट राइट करवाते हैं या एआई से जो है वो रिसर्च लिखते हैं, तो पेपर वगैरह लिखते हैं या थीसिस वगैरह लिखते हैं, तो सर जैसा कि प्लेजरिज्म का इशू आता है, जी जी, क्योंकि आज कल जो है वो एआई जो है उसके टूल के थ्रू अगर आपने कुछ राइट किया हुआ है तो आई थिंक सो कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं कि जिसके थ्रू वो भी पता चल जाता है कि एआई से राइट करवाया हुआ है। तो पहले ये होता था कि ग्रामरली यूज कर लिया जाता था, स्पेलिंग जो है वो रेपिटेटिव बार बार यूज होते थे उनको उसके उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। तो क्या एआई से, सवाल मेरा ये है कि एआई से अगर लिखवाने के बाद क्या हम दोबारा वो ग्रामरली की तरफ मूव कर सकते हैं? क्या उससे दोबारा हम ये स्पेलिंग मिस्टेक्स या जो रेपिटेशन होती है स्पेलिंग्स की वो खत्म करवा सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं ग्रामरली? क्या वो बेटर होगा? जी बिल्कुल। इरफान साहब, अगर तो आप सिर्फ उससे मिस्टेक्स वगैरह ठीक करवा रहे हैं तो फिर तो आप यूज कर सकते हैं किसी भी टूल को और वो डिटेक्शन में नहीं आता। लेकिन अगर आप उससे रीराइट करवा रहे हैं फिर वो डिटेक्शन में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी जुनैद, अदनान खान साहब। अदनान साहब, आर यू देयर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मैमूना फातिमा। Assalamualaikum sir, your session is very informative and very helpful for me because I'm also a PhD researcher and ये जो आपने सर बताए हैं tools for literature review very very effective, but सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये टूल्स तो ठीक है, हम इनसे हेल्प ले सकते हैं, बट जो हमारे आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं रिसर्चर बेसिकली वो टोटली डिपेंड हो जाते हैं इसके ऊपर। वो रीडिंग का उन्हें बोलें तो वो पूरे का पूरा इसी से ही लिखवा के जो है वो मटेरियल सामने ले आते हैं। इवन तो उनको बुक रीडिंग का बोलें, उन्हें बुक प्रोवाइड की जाए तो वो उसको नहीं पढ़ते। तो हाउ हम उन्हें मत भी नहीं कर सकते कि आप एआई को यूज़ ना करें, क्योंकि ये हमारा इमर्जिंग ट्रेंड में है और इसको हमने यूटिलाइज तो करना ही करना है। जैसे आपने अभी कहा है कि मोस्टली जर्नल्स जो हैं वो अलाउ भी कर रहे हैं कि आप सिर्फ इन्फॉर्म कर दें कि हम एआई का इस्तेमाल कर रहे नहीं, हैं। मोस्टली तो सर नहीं, हम स्टूडेंट्स को किस मोस्टली नहीं, सिर्फ कुछ नहीं कहा है, तो हम स्टूडेंट्स को किस तरीके से इनको कह सकते हैं कि आप रीडिंग भी करें और इससे हेल्प भी लें? वो हेल्प लेने की बजाय टोटली डिपेंड हो जाते हैं इसके ऊपर। तो सर जी इसके बारे में गाइड कीजिएगा, बिकॉज मैं स्टूडेंट्स को गाइड भी करती हूँ कि एज अ स्टूडेंट टीचर उनको रिसर्चर किस तरीके से उन्हें यूज़ करना चाहिए, और इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। मैडम। इसका सिंपल वे ये है कि आप जो स्टूडेंट को कोई टास्क दें और वो उसको करके लाएं, आप उनके वाइवास कंडक्ट करें और उनकी जो ग्रेडिंग है असाइनमेंट की बेस पे नहीं, उनके वाइवास की बेस पे लें। जब आप ग्रेडिंग को वाइवास की बेस पे करेंगे तो स्टूडेंट्स को
उन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। एआई से वो कर तो रहे हैं, आप उनको डिटेक्ट भी अगर करना चाहें तो ऐसे टूल्स हैं जो उनको बाईपास करवा देंगे, लेकिन आपका टारगेट है कि स्टूडेंट जो चीज़ें लेके आया उसको वो आती नहीं। तो ऐसा कब होगा? जब आप उसका वाइवा लें। तो आप उन असाइनमेंट्स का वाइवा भी लें तो मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि फिर ये बहुत सारी चीज़ें जो स्टूडेंट टोटल रिलायंट हुए होते हैं एआई पे, उनको चाहते ना चाहते हुए उसको एटलीस्ट तैयार करना पड़ेगा। दैट्स द बेस्ट वी कैन डू। हम उनको किसी भी तरह से समझा के इस बात पे मुतमिन नहीं कर सकते कि तुम इसको कम से कम यूज़ करके इससे आउटपुट लो। वो वैसे यूज़ करेंगे जैसा वो चाहते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा करना ही बेहतर है। लेकिन जब हम उनके वाइवास लेना शुरू करेंगे, तो जब वो उनको प्रिपेयर करेंगे ठीक से, तो वो कमी पूरी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा जी गाइड किया आप। जी मिस हरम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले तो आपको बहुत अप्रिशिएट कि फर्स्ट टाइम हमें ये सारा कुछ सीखने को मिला है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आपने प्लेजरिज्म को रिमूव करने के डिफरेंट बताए हैं सोर्सेज, जैसे टर्निट है और क्यूबोल्ट, तो इसमें सर सबसे ज़्यादा ग्रामर मिस्टेक्स को जो मेथड है वो कौन सा यूज़फुल हो सकता है? क्योंकि डिफरेंट मेथड्स है ना, तो इसमें ज़्यादा मोर यूज़फुल टूल कौन सा हो सकता है? आप कह रही हैं कि ह्यूमनाइज़ करने के लिए? जी, जी सर, रीफ्रेज़ करने के लिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं। रीफ्रेज़ करना चाह रही हैं, आप जनरेट करवाना चाह रही हैं? सर रीफ्रेज़ की बात मैं कर रही हूँ कि जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं ना, उनको रीफ्रेज़ करना होता है, जस्ट। देखिए, रीफ्रेजिंग अगर आपने करनी है, 2 अलग-अलग चीज़ें। एक है जी। प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए टेक्स्ट को रीफ्रेज करना। एक है एआई को रिमूव करने के लिए उसको ह्यूमनाइज़ करना। आप क्या कहना चाह रही हैं? सर मैं एआई को जो ह्यूमनाइज़ का इसकी बात कर रही हूँ। स्टेल्थ बेहतर है, जी। स्टेल्थ एआई बेहतर है। जी लास्ट क्वेश्चन है जुनैद हैदर साहब का, प्लीज़। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, can you tell me some AI tools which I can use for my research paper writing? प्लीज़ आई कुडन्ट हियर यू, प्लीज़ अपना सवाल रिपीट कीजिएगा। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम। Hello. जी, जी, प्लीज़। Sir, can you tell me some AI tools which I can use for my research paper writing? रिसर्च पेपर राइटिंग में किस लिए आप यूज़ करना चाहते हैं? उससे आप कुछ राइट करवाना चाह रहे हैं, लिटरेचर राइट करवाना चाह रहे हैं? Yes, sir. यूजुअली जो क्लाउड है, क्लाउड बहुत अच्छा टूल है लेंथी चीज़ों को लिखवाने के लिए। और अगर आपने शॉर्ट 1 पेजेस लिखवाने हैं तो चैट जीपीटी में कंसेंसस है रिसर्च बेस्ड चीज़ों को लिखने के लिए। रेफरेंस बेस्ड चीज़ें लिखवानी है तो परप्लेक्सिटी बहुत अच्छे रेफरेंसेस देता है। तो इट डिपेंड्स कि आपका टारगेट क्या है। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, चैट जीपीटी ऑलमोस्ट सब कुछ कर देता है, लेकिन जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे उतनी अच्छी आपको आउटपुट मिलेगी। Okay, sir. Thank you. यू वेलकम। जी। जी सर, मेरे ख्याल में 1 आवर का सेशन था एंड इट ऑलमोस्ट टुक हाफ आवर। तो सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपने इतना जनरसली और इतना हम्बली हमें गाइड किया, and we learn a lot new thing like site.ai and then this notebook, and the napkin is very much interesting for me specifically. तो सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम। यू वेलकम। सर बार बार आपको रिक्वेस्ट करते रहेंगे जी, आई एम फॉर सच टाइप ऑफ सेशंस। और जो एआई टूल्स है, जो पेड वर्क आपने जिक्र किया कि जो शेयर्ड अकाउंट होते हैं उसमें थोड़ा सा चोरी होने का खदशा होता है आपके जी, आइडियाज़ के। बिल्कुल। तो इरफान साहब, मेरे ख्याल में इरफान साहब के पास अवेलेबल भी है जो पेड वर्जन है। जी, जी। तो इरफान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि स्टूडेंट के लिए थोड़ी ख़ास डिस्काउंट कर दिया करें, तो वो जो है बेहतर हो जाएगा। ये हमारी रिक्वेस्ट है इस फोरम से। Thank you again, sir. Thank you so much, and जी, thank you all the participant for joining us. And इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और आप ये जो लिंक है जो इरफान साहब ने शेयर की, इसको ज़रा फिल कर दीजिएगा फॉर योर ई सर्टिफिकेट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सर।